हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम N20 पढ़ने वाले हैं। ये N सीरीज़ प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के लिए चलाई जा रही है। इसमें हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज मैं आपको करवाती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की जलवायु है। इसके पहले की जो 19 वीडियो है उसमें भी मैं आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको N सीरीज़ मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसका हमारा टारगेट जो है 19 जून है। 19 जून को आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ये जो मध्य प्रदेश की जलवायु है ये यूनिट 3 थी, जो मध्य प्रदेश का भूगोल है उससे लिया गया है, और जिससे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पैकेज की यूनिट 3 की बुकलेट है। ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। ये 12 बुकलेट आपको इसमें मिलने वाली हैं, और आज हम जिस बुक से पढ़ेंगे वो एमपीपीएससी ये मध्य प्रदेश के भूगोल की यूनिट 3 रहेगी। आप देख रहे हैं ऐसे यूनिट वाइज इसको तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जलवायु को देख लेते हैं कि किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखिए, जो मध्य प्रदेश की जो आपको बुकलेट मिलेगी, जब आप प्री के नोट्स लेते हैं तो आपको यूनिट 3 की बुकलेट मिली होगी। तो आपने देखा होगा, आप देखिएगा इस तरह से मैंने फ्लो चार्ट का यूज़ किया है ताकि आपको समझने में पढ़ने में बहुत आसानी रहे। तो ये नोट्स का रिव्यू भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम नोट्स का रिव्यू बता दीजिए, किस प्रकार के नोट्स हैं। तो यही आपके नोट्स हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मौसम वायुमंडल में जो अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं, एक तो होते हैं दीर्घकालीन परिवर्तन, और एक होते हैं अल्पकालीन परिवर्तन। तो जो मौसम वायुमंडल में मौसम के कारण जो अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं, एक वो मध्य प्रदेश की जलवायु, और दूसरा होता है दीर्घकालीन परिवर्तन। तो अल्पकालीन परिवर्तन और दीर्घकालीन परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि अल्पकालीन परिवर्तन में ये जो मानसूनी होती है हवा, वो मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। जो जलवायु होती है, जो अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं वो किस कारण से होते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। और दीर्घकालीन जो परिवर्तन होते हैं वो महाद्वीपीय जलवायु के कारण होते हैं। पूरे जो महाद्वीप में जो जलवायु रहती है उसके कारण दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं। और अल्पकालीन परिवर्तन किसके कारण होते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसून के कारण होते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय मानसून क्यों होता है? उष्णकटिबंधीय क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है, ये भारत है, विश्व है, और पृथ्वी है हमारी, बीच में से जो है भूमध्य रेखा गुजरी है। इसके अलावा ऊपर से कर्क रेखा गुजरी है, और यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है। तो कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जलवायु में अल्पकालीन परिवर्तन उष्णकटिबंधीय मानसूनी रूप से होते हैं। और महाद्वीपीय जलवायु के क्यों दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं? तो क्योंकि मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित राज्य का मतलब होता है कि चारों तरफ से वो बसा हुआ है, चारों तरफ उसके कोई समुद्र नहीं है जिससे वो घिरा हुआ हो। धरती चारों तरफ है। तो भू आविष्ठित होने के कारण इसकी जलवायु क्या है? महाद्वीपीय है। अब इसके एक महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा बनता है? एक तो बनता है कि यहाँ का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ होता है। ये आपका भी पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पे रहता है मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तरी मध्य प्रदेश में। जैसे कि मध्य प्रदेश है, तो ये वाला जो हिस्सा है उत्तरी मध्य प्रदेश, क्योंकि ऊपर उत्तर प्रदेश है, हिमालय है, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तरी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा तापमान ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता रहता है। तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में कहाँ से जाता है? तो दक्षिण से जाता है और उत्तर की ओर जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान किस ओर बढ़ता है? तो ये नीचे दक्षिण से कहाँ जाता है? उत्तर की ओर ग्रीष्म ऋतु में तापांतर जाता है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर उत्तरी मध्य प्रदेश में, और तापमान ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मुझे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र का वितरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहले देखें, जलवायु क्षेत्र है, फिर ग्रीष्म ऋतु है, फिर शीत ऋतु है। अगर हम जलवायु क्षेत्र देखें तो उत्तर के मैदान में ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? उत्तर का जो मैदान होता है जहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है और शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? अधिक गर्म होती है, और शीत ऋतु क्या होती है? शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। मालवा के पठार जो कि सम जलवायु है, तो मालवा के पठार में जो है ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म होती है और शीत ऋतु सामान्य ठंडी होती है। अगर हम विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो गर्मी की जो है वो सामान्य गर्म होती है और सर्दी की ऋतु अधिक ठंडी होती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करें
तो ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है और शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। तो इस प्रकार से हमने क्षेत्रों का वर्णन, मध्य प्रदेश में जलवायु का वितरण देखा। उत्तर के मैदान में गर्मी ज़्यादा गर्म पड़ती है और शीत ऋतु भी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। मालवा के पठार की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। गर्मी सामान्य होती है और सामान्य ही ठंडी सर्दी होती है। विंध्य सतपुड़ा का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ गर्मी सामान्य पड़ती है लेकिन सर्दी अधिक पड़ती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में अधिक गर्मी होती है लेकिन ठंडी सामान्य होती है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा। मध्य प्रदेश में वर्षा कैसे होती है? तो मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, मतलब मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है उसका जो मानसून है वो किस कारण से होती है? वो होती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा है 112 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा बालाघाट में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा भिंड जिले में होती है। आइसोथर्मल लाइन क्या होता है? तो 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। तो उसको हम आइसोथर्मल लाइन या समताप रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं? जो राज्य को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल लाइन कहते हैं। और ये शीत ऋतु में करती है। 21 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में तापमान होता है। तो अब यह जो आइसोथर्मल लाइन है उसको समताप रेखा कहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी भागों को दो भागों में विभाजित करती है। अगला होता है आइसोहाइट। आइसोहाइट मतलब होता है समवर्षा। 100 सेंटीमीटर की आइसोहाइट रेखा मध्य प्रदेश को पूर्व और पश्चिम भागों में विभाजित करती है। तो समताप रेखा 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा राज्य को उत्तरी दक्षिण भागों में विभाजित करती है और आइसोहाइट लाइन समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर की होती है और मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। उत्तरी और दक्षिणी भागों में आइसोथर्मल लाइन, पूर्वी और पश्चिमी भागों में आइसोहाइट लाइन। मध्य प्रदेश में तापमान की अगर बात करें तो वार्षिक औसत तापमान है यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस। औसत पूछ रहे हैं, वार्षिक औसत तापमान कितना है? 33 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में औसत तापमान कितना है? 42 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में औसत तापमान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कब होता है? मई माह में होता है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान कब होता है? जनवरी माह में होता है। और प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर कब होता है? मार्च माह में होता है। ये सभी फैक्ट याद कर लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री, गर्मियों में औसत तापमान 42 डिग्री, शीत ऋतु में औसत तापमान 18 डिग्री, सर्वाधिक तापमान मई में, प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी में और सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में। फ्रेंड्स, ये मेरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। हार्ड आपके घर आएगी, सॉफ्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी। जो भी आपके लिए सूटेबल आप ले सकते हैं। यूनिट वाइज यहाँ पे प्रश्न है। टोटल 5000 एमसीक्यू है, मतलब 5000 वस्तुनिष्ठ यहाँ पे दिए गए हैं। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न लिए गए हैं, करंट अफेयर्स सहित है। तो आप ये टॉपिक वाइज यूनिट वाइज 50 टेस्ट ले सकते हैं और घर में बैठकर नोट्स पढ़कर नोट्स के बाद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्वाधिक औसत तापमान वाला अगर स्थान देखें तो वो है गंजवासुधा। गंजवासुधा में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है 48.9 डिग्री सेल्सियस। 1995 में ये रिकॉर्ड किया गया था और ये विदिशा ज़िले में आता है। इसके बाद अगर पूछे तो इसके बाद खजुराहो में 2018 में सबसे ज़्यादा किया गया था 49.2। न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान है शिवपुरी। न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है? शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। सितंबर अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है, सितंबर अक्टूबर महीने में बारिश के बाद, उसको द्वितीय गर्मी भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश की ऋतु के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से भी जाना जाता है। मार्च के मध्य से स्टार्ट होती है और जुलाई जून में ये समाप्त होती है। प्री मानसून अप्रैल मई को कहा जाता है। लू मई माह में चलने वाली गर्म हवा को कहा जाता है। अगर वर्षाकालीन देखें तो वर्षाकालीन को मध्य प्रदेश में चौमासा के नाम से जाता है। वर्षा ऋतु को प्रारंभ जून जुलाई में होता है, समाप्त सितंबर में होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से इसमें वर्षा होती है। अगर हम शीतकालीन देखें तो शीतकालीन को सियाला कहा जाता है। प्रारंभ अक्टूबर में होता है, समाप्त मार्च में होती है। शीत ऋतु में हल्की वर्षा को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिसंबर जनवरी माह में उत्तरी मैदानों में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र आप देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर का मैदान, यहाँ पे गर्मी अत्यधिक गर्म और ठंड में अत्यधिक ठंड।
विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र गर्मी में साधारण कम गर्म और ठंडी में साधारण ठंड। मालवा पठार ठंडी में साधारण कम ठंडी गर्मी में साधारण गर्मी और ठंडी में साधारण ठंड, इसको समजलवायु बोलते हैं। और यही नर्मदा घाटी का देखें तो नर्मदा घाटी गर्मी बहुत अधिक गर्म होती है और ठंडी अत्यधिक ठंड होती है। तो हमने ये मैप के थ्रू भी देखा। अब देख सकते हैं किस तरह मैप के थ्रू भी मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में ये कवर किया है। तो इस तरह आज हमने मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ा। मध्य प्रदेश की जलवायु को बहुत अच्छे से पढ़ा। आप ये 1-2 बार वीडियो को देखिए और उससे आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लिए हैं तो उसमें भी आपको ये बुकलेट मिली है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, वो उस ग्रुप में मैं रोज़ अब 10-10 क्वेश्चन देने वाली हूँ। वो 10 क्वेश्चन ज़रूर याद करते जाइएगा, तुरंत एक रजिस्टर में लिखते जाइएगा, क्योंकि वहीं से आपके पूरे प्रश्न फंसेंगे, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे देने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।